नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जिस पर आरोप लगे वो खुद जांच करेगा, जिस पर आरोप लगे वो कहेगा जांच करो और रिपोर्ट लाके मेरी टेबल पे सौंपो। और अब हालत ये हो गई है कि फुटबॉल के इस गेम में नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है, अमित शाह की नींद उड़ गई है, मोहन भागवत दत्तात्रेय होसबोले की नींद उड़ गई है। वो नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, वो विश्व गुरु की बात करने वाले, वो एडवांस सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जैसी सुरक्षा लेकर घूमने वाले, और पिछले कुछ सालों में जो सबसे चमकदार कैरियर दिख रहा था शिव जी, हमारे आस पड़ोस के कई माता पिताओं ने अपने बच्चों को संघ की शाखाओं में भेजना शुरू कर दिया था। संघ की गुरु दक्षिणा बढ़ गई थी। लेकिन अब सब लोग पूछ रहे हैं कि चंपत राय जैसे स्वयंसेवक पैदा करते हैं क्या? नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग पैदा करते हैं आप? आपकी पाठशाला से मोहन यादव निकलते हैं क्या? और आपकी पाठशाला से क्या दत्तात्रेय होसबोले निकलते हैं, गोपाल राव निकलते हैं? तो माफ कीजिएगा भैया, ना तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे और ना ही आपको गुरु दक्षिणा देंगे। पोल खुल रही है, सबके चेहरे से नकाब उठ रहा है। हालत ये हो गई है कि योगी आदित्यनाथ ने अब दिल्ली दरबार को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये कह दिया, शिव जी अपनी गंदगी खुद ही संभालो, और अपनी गंदगी संभाल सकते हो, समेट सकते हो तो समेट लो, लेकिन मेरा ध्यान रखना। और अगर आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे या गंदगी ये समेट नहीं पाओगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम और आप, हमने इससे पिछले की डिबेट में चर्चा की थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने उस एसआईटी की रिपोर्ट खुद क्यों नहीं ली, क्योंकि रविवार की शाम को कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कुछ ना कुछ तो उन्होंने कानूनी राय ली होगी। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो रिपोर्ट हमने इससे पहले चर्चा की थी उसमें हमने एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या था वो तमाम दर्शकों को बताया था। अब जो इससे बड़ी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोर टीम के साथ बैठक करी। कोर टीम का मतलब लोग समझ गए होंगे, जो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और बार बार कहते हैं महाराज जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे। उस कोर टीम के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया गया कि एसआईटी की रिपोर्ट को जो है वो दिल्ली भिजवाया जाए। दिल्ली में कोई तैयार नहीं हुआ। ये तकनीकी रूप से दिल्ली दरबार ने फंसा दिया कि गठन तो आपने किया है, आपके अधिकारी इसमें है, तो रिपोर्ट आप लीजिए। अब योगी ने कहा कि नहीं मैं नहीं लूंगा। फिर उन्होंने अपने जो है वो गृह विभाग के जो अधिकारी हैं संजय प्रसाद, उनको आगे कर दिया। और ये सूत्र मेरे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे गेंद को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट, और मैंने आपको बता दिया था ये हमारी रिपोर्ट पे, इससे पहले जो हमने कहा था दर्शकों से कहूंगा जाके देख ले, मैंने साफ साफ कहा था कि किन 3 लोगों के नाम पर निशाना साधा गया है। अब क्या है कि योगी आदित्यनाथ एक तकनीकी पहलू ढूंढ ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया ये जो ट्रस्ट के लोगों के नाम आए हैं, इस ट्रस्ट का गठन तो गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन से हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि ये रही रिपोर्ट गृह मंत्री जी, ये रही रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी। अब आपने जो ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट के लोगों पर आप खुद कार्रवाई कीजिए। आप बताइए कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एफआईआर दर्ज अयोध्या में होगी, अगर एफआईआर दर्ज होगी तो करवाएगा कौन? या फिर आप इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे, या फिर आप इसमें ईडी की एंट्री करेंगे, या फिर आप इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कोई कमेटी बनाएंगे? चारों तरफ से बांध दिया है। और ये विकल्प के साथ अब वो रिपोर्ट दिल्ली दरबार भेजे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मोहन भागवत की टेंशन इसलिए शुरू हो गई है शिव जी, क्योंकि एक तरफ तो गुरु दक्षिणा पर असर पड़ेगा, शाखाओं पर असर पड़ेगा, और मोहन भागवत से लेकर नीचे तक सब लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। चंपत राय कौन है? स्वयंसेवक है। अनिल मिश्रा कौन है? स्वयंसेवक है। वो तो वहां पे पदाधिकारी भी रह चुके हैं यूपी में, और चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के आज भी पदाधिकारी है। गोपाल राव कौन है? दत्तात्रेय होसबोले के नजदीकी है। तो पूरी की पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फंसती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का दो टूक है। इस पर हम एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या होने वाला है, इनसे जुड़े तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बड़ा घोटाला करने की तैयारी की जा रही है शिव जी। ये घोटाले पे घोटाला, आप तो समझ लीजिए कि कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं। हमने ये मोहन भागवत नहीं, मोहन भागवत मोहन यादव, कई बार नाम ऐसे ही आ जाता है, हालांकि यादव जी भी 2 कदम आगे ही निकल गए हैं। तो मोहन भागवत कहाँ, कैसे, किस किस को बढ़ावा दे रहे हैं? मोहन यादव क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ मूलतः आरएसएस से नहीं आते। योगी आदित्यनाथ संघी नहीं है शिव जी। योगी आदित्यनाथ ने कोई ओटीटी का नहीं नहीं, प्रशिक्षण वगैरह नहीं लिया है। मैं अब आपको विराम दूंगा। आप रुकोगे नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा।
संतोष जी, हमारे सनातन की परंपरा है कि घर में, परिवार में जो नियम लागू किए जाते हैं वो सबको अपनाने पड़ते हैं। हम पैदा होते हैं, बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उद्दंड होते हैं, फिर हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजा जाता है, हम छात्र हो जाते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोजी रोजगार की खोज में निकल जाते हैं और फिर एक दिन हमारी शादी हो जाती है। और जब हमारी शादी होके आती है तो हमारी माँ, जो कल तक उस घर की बहू होती है, वो उस नई नवविवाहित बहू की सासू माँ हो जाती है। यानी रिश्ता बढ़ गया, डेवलप हो गया। तो अब जो कल तक माँ पर हमारी दादी माँ हुक्म चलाती थी, अब हमारी माँ उस अपनी पतोहू पर हुक्म चलाएगी। और अगर दादी माँ भी मौजूद है तो अब तीसरी पीढ़ी में आ गया मामला। तो बीच वाले की चलती नहीं है, यानी हमारी माँ की नहीं चलेगी, अब दादी की चलेगी और पतोहू की चलेगी। बीच वाले को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सबके परिवार में चलती है, सबके घर में चलती है। यह प्रक्रिया नरेंद्र मोदी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में लाए। उन्हें आडवाणी को ठिकाने लगाना था, उन्हें मुरली मनोहर जोशी को ठिकाने लगाना था, उन्हें जसवंत सिन्हा को लगाना था, जसवंत सिंह को लगाना था, उन्हें बहुत सारे लोगों को बर्फ के अंदर धकेलना था। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से ज्यादा के जो भी नेता हैं वो सब मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे। अब 75 पार तो मोदी ने कर लिया है, 75 पार कर लिया है भागवत ने, तो भैया दंश तो झेलना पड़ेगा। उन सब की आत्मा करा रही है, दिन और रात वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप जाओ ना आरएसएस के पद से बेदखल हो और प्रधानमंत्री के पद से, तो आपके मुंह पे इतनी कालिक पुती हो कि आप बार बार अगर धो, बार बार अंगोछे से पोंछो, जब पहुंचो तो अंगोछा काला हो जाए, जब देखो शीशा में तो मुंह काला दिखे, इतनी कालिक पुत जाए। दर्शक इसे अन्यथा में न ले, मैं बहुत सटीक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। और जैसे ही 75 वर्ष का समय पूरा हुआ सितंबर के बाद, अब 76 वर्ष के हो जाएंगे इस सितंबर में दोनों आदमी। संतोष जी, उस 75 वर्ष के बाद आप कड़ी दर कड़ी जोड़ते चलिए, कितनी बुरी तरीके से शाह और मोदी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, एक प्रतिबिंब की तरह, एक त्रिकोणीय पोजीशन की तरह, कि उसका मुंह सुरसा की तरह फैलता चला जा रहा है। शुरुआत होती है भ्रष्टाचार से। शिव जी, उसमें एक छोटी सी बात है। ये जो समस्या 75 साल वाली है, वो मामला तो बीजेपी वर्सेस आरएसएस है, वो तो चल रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस बार क्या है कि बीजेपी भी फंस गई है, आरएसएस भी फंस गई है, और ताले की चाबी जो है उस चक्रव्यूह को तोड़ने का गणित योगी आदित्यनाथ के पास है। योगी आदित्यनाथ ने सीधा भेज दिया और ये भी कहा कि भैया ये 3 नाम है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मोहन भागवत की दिक्कत क्या है कि ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अमित शाह की दिक्कत क्या है कि इनको ट्रस्ट में अमित शाह ने शामिल किया। प्रधानमंत्री की दिक्कत क्या है कि उस ट्रस्ट के सदस्यों के नाम पर मोहर इन्होंने लगाई। तो इन तीनों के खिलाफ अब देखिए बातचीत क्या हो रही है, शीर्ष लेवल पर बातचीत हो रही है कि इन तीनों को कैसे बचाया जाए, इन तीनों को कैसे बचाया जाए। तो मैंने कहा ना, एक बड़े घोटाले की तैयारी जो की जा रही है शिव जी, उसको समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लेंगे तो सवाल तो मोहन भागवत तक जाएंगे, सवाल तो फिर मोदी शाह और दत्तात्रेय होसबोले पे भी उठेंगे। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि समझौते का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, मोटा मोटी अब उस पर एक अंतिम राय देनी है। वो प्राइमा फेसी वो फॉर्मूला आया है कि भैया ये जो है रिपोर्ट तो जाएगी, रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कि एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन वो एसबीआई के कर्मचारियों के खिलाफ होगी, वो छोटे लेवल पर जो काउंटिंग के प्रोसेस में लगे हुए उन पर होगी। इन तीनों को अगर अभी हटाया गया तो संघ पे सवाल उठेंगे, संघ की पसंद पर सवाल उठेंगे। तो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ये कहा गया है कि एक बड़ा घोटाला होगा, हेल्थ घोटाला। अचानक चंपत राय साहब की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि स्वास्थ्य के आधार पर वो इस्तीफा देकर अलग हो जाएंगे। फिर अनिल मिश्रा की तबीयत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य के आधार पर वो भी अलग हो जाएंगे। गोपाल राय का भी देखना है कि स्वास्थ्य के आधार पर अलग होते हैं कि कोई और बहाना लेकर आते हैं। और उसके बाद जी शिव जी, अनिल मिश्रा तो ऑलरेडी स्वास्थ्य घोटाला में शामिल हो चुके हैं, वो तो आंखों का इलाज करा रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा शामिल होने की वो कह देंगे कि हमारा नेत्र दोष हो गया, हमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये उनके पास पॉइंट है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे वो राघव चड्ढा गए थे विदेश में आंखों का इलाज कराने, और फिर ऐसा आंखों का इलाज करा के आए कि उनको अरविंद केजरीवाल दिखना बंद हो गए। तो इन तीनों को एक एक करके, निगाह हाँ बदल गई। हाँ, इन तीनों को एक एक करके
और इसके अलावा जो देखिए नौकरी के लेवल पर है, उनको तो आप उसमें से कई लोग अरेस्ट होंगे, कई लोग हटाए जाएंगे। जो ट्रस्ट के लेवल पर है, इन तीनों के अलावा एक दो नाम और है, मैं कोशिश कर रहा था, मुझे अभी तक उनके नाम नहीं पता लग पाए। दो लोग और हैं जिनको एक और इसी बड़ी तरह के, खबर, इधर हाँ एसआईटी दाखिल हुई है, उधर मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। हाँ, तो इधर इसी एसआईटी की रिपोर्ट हाँ, दाखिल हुई है, इधर मोदी की बैठक, उधर मोहन की पूरी पोल पट्टी। और इसी आधार पे इनमें से कुछ लोगों की अब वो छुट्टी होगी और फिर इसका पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन अब ये पुनर्गठन में बड़ा खेल है। उस पुनर्गठन में अब बैलेंस ऑफ पावर होगा, और बैलेंस ऑफ पावर का मतलब समझते हैं हमारे दर्शक कि सबको बराबर का हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। चीजें बंद नहीं होगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि चीजें बंद हो जाएगी तो माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो नया ट्रस्ट बनेगा, अब उसमें सिर्फ आरएसएस के लोग नहीं होंगे, उसमें सिर्फ मोदी शाह के लोग नहीं होंगे, उसमें योगी आदित्यनाथ के भी लोग। ये आप मान लीजिए, एक ये नया ट्रस्ट बनेगा। आपने जहां तक कैबिनेट की बात कही, आज एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, मंत्रियों के इस्तीफा देने की शुरुआत हो गई है। लेकिन जहां चुनाव खत्म हो गया उनसे तो इस्तीफा दिलवा दिया गया, लेकिन पंजाब से आने वाले बिट्टू, उनकी राज्यसभा सांसदी भी खत्म हो गई है, उनसे इस्तीफा नहीं दिलवाया गया क्योंकि पंजाब में चुनाव है। तो जहां जहां चुनाव है वहां वहां मोदी जी का धमाल है, मोदी जी का कमाल है। जहां तक आपने मोहन यादव का जिक्र किया, मोहन यादव ये मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, सबको पता था। और प्रॉपर्टी डीलर का जब बड़ा आसमान आप दे दोगे तो बड़ी जमीन हथियाना चाहेगा ना। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर अगर एक जिले का होगा तो जिले तक काम करेगा, उसको राज्य के लेवल का बना दोगे तो बड़ा काम कर लेगा, अगर उसको नेशनल बना दोगे तो और बड़ा काम कर देगा। कल को मोहन यादव प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर 7 RCR, 7 लोक कल्याण मार्ग के आसपास भी ऐसा बहुत कुछ होने लगेगा। क्योंकि वहां भी जो लुटियन जोन के में बहुत सारे बंगले हैं शिव जी, जो प्राइवेट बंगले हैं। जैसे आडवाणी जी जहां रहते हैं पृथ्वीराज रोड पर, उसी रोड पे 3-4 प्राइवेट बिजनेसमैनों के बंगले हैं। जो इजराइल का दूतावास है, उसी रोड पर 1-2 प्राइवेट लोगों के बंगले हैं। तो फिर उस बंगले की खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। मोहन यादव क्या है ये तो बीजेपी में सबको पता था, इसके बावजूद उनको चुना गया। और मोहन यादव कहते थे कि मेरे बच्चे जो है मेरे साथ नहीं रहते, पत्नी उज्जैन में रहती है, बच्चे मेरे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, वहां रहते हैं। ये सादगी का पाठ पढ़ाने वाले लोगों का जब चेहरा इस तरह से खुलता है। और जहां तक उज्जैन की बात है, उज्जैन का सच पहले ही सामने आ गया था जब वो पुनर्निर्माण और ये सब चीजें की जा रही थी। और शिव जी की मूर्ति, एक ही तूफान आया और उस तूफान में उड़ गई थी, वो मूर्ति उड़ गई थी। तो उज्जैन का वो सच सामने आ गया। और मैं फिर कहता हूं, जहां 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 इन भाजपाइयों ने पुनर्निर्माण का काम करवाया है या कॉरिडोर का काम करवाया है, जाके दीवार को ठक ठक करके देख लीजिएगा, बहुत सारी क्वालिटी निकल जाएगी। अब सब फंस गए हैं तो समझौते की टेबल पर बैठकर एक बड़ा समझौता कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने गुजराती लॉबी की गर्दन पकड़ ली है, अब मोहन भागवत की भी गर्दन पकड़ ली है। आप जानो, आपका काम जाने, आपकी गंदगी आप साफ करो, आप ये लो रिपोर्ट, कार्रवाई करो, गंदगी साफ करो। और नहीं तो फिर मैं साफ करने लगूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर गंदगी साफ करना ही चाहते हो, दबाना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो फिर तो त्याग करना पड़ेगा। ये तो हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु लोक का एक परंपरा है, लेन देन की परंपरा चलती रहती है। तो मैंने कहा था आपको कि किसी को सजा नहीं मिलेगी। हाँ, बड़े स्तर पर कोई राजनीतिक गठजोड़ या बड़े राजनीतिक प्रयोग हो सकते हैं। संकट की इस घड़ी में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, आरएसएस सब कुछ एक तरह से सौंप देने को तैयार हो गया है। अब कौन किसे क्या सौंपेगा, मामला तो फंस गया है। योगी आदित्यनाथ ने ये गेंद अब केंद्र के पाले में फेंक दी है कि भैया अब हमने आपके कागज आपको सौंप दिए हैं, आप चाहे सफेद करो या काला करो। आपके यहाँ से बार बार खबर निकलती है, केशव प्रसाद मौर्य बार बार मूछें ऐंठते हुए जाते हैं दिल्ली, आपके साथ के फोटो जब आपके साथ शेयर करके वो कहते हैं बस अगली बार हमारा नंबर है। तो अब आपके ही मुताबिक हम कर लेते हैं काम, हम नहीं रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम तो बिना पढ़ी आपके पास भिजवा देते हैं। आप जानो चाहे आपका काम जाने, किसे दंड दोगे आप बता दोगे तब हम एफआईआर करा देंगे, आप नहीं बताओगे तो हम एफआईआर नहीं कराते। संतोष जी, आपको एक याद होगा, एक शेरा नाम का आदमी आया था, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुआ था। वो शेरा केंद्र में किसी बड़े मंत्री हैं जो नंबर 2 माने जाते हैं, उनका सिपह सलार था, यूपी में गिरफ्तार हो गया। उस मामले को लेकर मोदी जी ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की थी, लेकिन तब तक उसका चालान किया जा चुका था और बताया गया कि वो किस तरीके से वीआईपी बनकर यहां से लेकर गुजरात तक सब कुछ डील करता था। और उसको जेल भेजने के बाद पूरा मामला गायब हो गया, पता नहीं लगा। उस पर बड़े आरोप थे भ्रष्टाचार के, वो इस विभाग में ये करता था, उसके बाद वो कहां गया आज तक पता नहीं लगा।
जमानत हुई कि नहीं हुई, जेल में है कि नहीं है, क्योंकि फॉलोअप स्टोरी अब होती नहीं है। उस दिन कुछ दिल्ली और लखनऊ में जब से टेढ़ी बात हुई वो आज तक खुली नहीं, वो जंग थमी नहीं। तो योगी जी ने इस बार कहा भैया फाइल ही नहीं पढ़ते, कौन कौन आरोपी पता लगे, हम रात को चंपत राय को उठवा लें, अनिल मिश्रा को उठवा लें या राव साहब को उठवा लें, तो कौन नाराज हो जाए और हमारा जो सिंहासन हिलने लगे। तो आप जानो, हमारा सिंहासन सुरक्षित कर दो, ये पेपर आप जानो और आपका काम जाने, किसे जेल भेजोगे, किसे बचाओगे, किसे सजा दोगे। ये बात कह के योगी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और ये भी कह दिया कि सौगंध राम की खाते हमने एसआईटी नहीं पढ़ी है ताकि हम पर कोई द्वेषाभाव न रहे। संतोष जी, सवाल इस बात का है, जिस राज्य में डाका पड़ा है, जिस राज्य में डकैती पड़ी है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के हिंदुओं की आस्था है, उसकी एसआईटी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को न देकर एक अधिकारी को दी जाती है। सवाल तो फिर खड़ा हो जाएगा, सवाल तो लोग फिर पूछेंगे। सर जी, मुख्यमंत्री को दी नहीं जाती, बल्कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लेते। तो फिर कह रहा हूं कि रविवार को कुछ ना कुछ तो हुआ था। और दूसरी बात, ये रिपोर्ट दिल्ली दरबार, ये 20 पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट है सिर्फ, अभी तो मोटी ताजी रिपोर्ट बननी है। और ये पढ़ेंगे योगी जी या नहीं पढ़ेंगे, फाइंडिंग जो मेन मेन बातें हैं वो तो जरूर उनको पता होगी। और फिर दिल्ली भेजने से पहले इस बात की क्या गारंटी है कि इनकी फोटोकॉपी नहीं हो जाएगी। आप इस बात को समझिए शिव जी, मोदी साहब नए नए सत्ता में आए थे, एक बड़ा गड़बड़ झाला होता था पेट्रोलियम मंत्रालय में। मैं जानता हूं होता क्या था कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जब बंद हो जाती थी तो वहां के कुछ बड़े फैसले होते थे शिव जी, उन बड़े फैसलों की फोटोकॉपी होने लग जाती थी। ये होता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्रालय में गेट लगा दिया गया, वहां पर फोटोकॉपी के मशीन पे निगरानी कर दी गई। इसका मतलब थोड़ी है कि पेट्रोलियम कंपनियां फायदा नहीं उठाती रही, उसके बाद भी अंबानी की कंपनियों ने फायदा उठाया है। तो ये गड़बड़ियों को एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाते हैं। मतलब जो भी करते हैं मोदी जी भव्य तरीके से करते हैं। अंबानी को फायदा पहुंचाना है, भव्य तरीके से पहुंचाओ। अडानी को फायदा पहुंचाना है, भव्य तरीके से पहुंचाओ। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करनी है, भव्य तरीके से करो। और ये देश की जनता हमारा क्या उखाड़ लेगी, देश की जनता के बस की है हमें हराना। बैठे हैं ना ज्ञानेश कुमार, इससे पहले राजीव कुमार, उसके बाद ज्ञानेश कुमार, तो हर कुछ भव्य स्तर पे करते हैं। ये प्राथमिक रिपोर्ट है, अभी अंतिम रिपोर्ट आनी है। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं कई लोगों के चेहरे पर कालिख मलती हुई नजर आएगी। और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो शिव जी अब तो कम से कम पुख्ता हो गई। आप ये मान के चल लीजिए कि अब मोदी शाह की ये हैसियत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा सके। लेकिन आगे जाकर क्या होगा, अगले 24 से 48 घंटों में क्या होगा, हमें सिर्फ इसके तकनीकी पहलुओं पर नजर रखनी पड़ेगी। एफआईआर कौन करवाता है, नंबर 1। नंबर 2, एफआईआर किसके खिलाफ होती है। नंबर 3, किस स्तर की जांच होती है। नंबर 4, जब ये रिपोर्ट केंद्र में भेजी जाएगी तो केंद्र के गृह सचिव इस रिपोर्ट को लेंगे, या केंद्र के एडिशनल होम सेक्रेटरी इस रिपोर्ट को लेंगे, या अमित शाह खुद आगे बढ़कर 56 इंच का सीना दिखाते हुए इस रिपोर्ट को लेंगे। अभी तो असली लड़ाई अब ये शुरू हुई है। पर्दे के पीछे मोटे तौर पर सहमति ये हो गई है कि नहीं भाई, इसको विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, आरएसएस की साख का सवाल है, इसलिए इन तीनों को तो बचाना है, इन तीनों के खिलाफ कुछ नहीं करना है। हाँ, जहां तक इनकी विदाई करनी है तो हम बोल देते हैं भैया धीरे धीरे तबीयत अपनी खराब करो और उसके बाद विदा हो जाओ, अयोध्या छोड़ के आराम से दिल्ली बैठ जाओ। जिसको कानपुर जाना है वो कानपुर चले जाओ, जिसको आपको नागपुर जाना है वो नागपुर चले जाओ। और जो प्रॉपर अयोध्या के रहने वाले हैं वो निकल जाओ, आसपास लखनऊ जाके रह लो, गोड्डा जाके रह लो, आसपास किसी और जिले में जाकर रह लो। इस तरह की बातें मोटे तौर पर आ गई है। तो इस देश का अगर हिंदू समाज सोच रहा है कि दोषियों को सजा मिलेगी, तो जय श्री राम, किसी को कोई सजा नहीं मिलने वाली है, असली बड़े दोषी को। चलिए, अब आज नहीं तो कल भगवान की अदालत में तो सबको सजा मिलेगी संतोष जी। और इसी के साथ, इसी सवाल के साथ हम विदा लेंगे कि आपकी क्या राय है। भगवान की चोरी का ये भंडाफोड़ भगवान तो करेंगे, भगवान तो आरोप नहीं अपने ऊपर लगने देंगे। मंदिर के दान की, चंदा की चोरी, दान की चोरी तो किसी ने की है, चोर पकड़ा भी जाएगा, भगवान की अदालत में पकड़ा जरूर जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाँ बताइए, नहीं सहमत हैं तो ना बताइए। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए, ये मसला राजनीति से ऊपर का है, भगवान का है। भगवान को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या समझ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।